नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे जाने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी के, उनके पास 3 फिजिक्स के पेपर हैं जिनकी एक एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट का पेपर होगा, न्यूक्लियर का पेपर होगा और एक ऑप्टिकल फिजिक्स का पेपर होगा। ऑप्टिकल सेमीकंडक्टिंग ऑप्टिक्स कई तरह से उसको कहते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कई तरह से उसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपका जो पहला टॉपिक है वो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें क्रिस्टल्स फैमिली सबसे बड़ी होती है। एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन और एक होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस कह सकते हो, बट जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है। फैमिली बड़ी होने का मतलब उनकी काफ़ी अच्छी मैथमेटिक्स होती है, उसमें सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन सबको यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कैसे उनको हम ग्रुप थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे तमाम तरह की मेथड है उनको डेवलप करने के लिए। तो वहीं आप देख रहे हो इसे लैटिस बेसिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बेसिक परिभाषाएं होती हैं। फिर अगर हम मैथमेटिक्स को वेक्टर फॉर्म को उसके अंदर डालें तो प्राइमिटिव ट्रांसलेटरी वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर प्राइमिटिव नॉन प्रोमेटाइव सेल क्या होते हैं, सिमेट्री कैसे उसमें रोल प्ले करती है और ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट कैसे वहाँ अप्लाई होते हैं। 2 डायमेंशन में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, 3 डायमेंशनल तो रियलिटी में होते ही हैं। तो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं क्यूबिक लैटिस के, लैटिस प्लेन क्या होती है और उन प्लेन का नामकरण कैसे मिलर ने किया था। फिर सिंपल क्रिस्टल क्या होते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक, डायमंड, क्यूबिक, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ग्लासेस मतलब अमॉर्फस, ये सब होती हैं। तो पहले सेक्शन में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल होती है। दूसरा जो सेक्शन है वहाँ पर ये आप पढ़ते हो कि भाई आपने कैसे जाना, एक्सपेरिमेंटली आप देख तो सकते नहीं हो एटम को, तो कैसे आपने जाना कि हाँ क्रिस्टल में ऐसे प्लेन होते हैं, ऐसे सिमेट्री होती है, ऐसे लैटिसेस होते हैं। तो उसके लिए एक्सरे मेथड का इस्तेमाल किया गया था। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन, ब्रैग लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंट डिफ्रेक्शन मेथड क्या होता है, लॉ का हो गया, रोटेटिंग क्रिस्टल पाउडर मेथड क्या होते हैं, फिर कैसे हम एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होती है। फिर रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट कैसे आता है और कैसे हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स को और डायरेक्ट स्पेस के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। डिफ्लेक्शन कंडीशन क्या होती है, इवॉल्व ने कैसे बिलियन जून इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इवॉल्व ने कैसे रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ने का तरीका बताया था, और फिर बिलियन जून क्या होते हैं। फिर हमें पढ़ना होगा कि रेसिप्रोकल लैटिस में ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक को कैसे हम लिखते हैं। और आखिर में एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, जो कि ऊपर जो स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन था उसी का ही एक एक्सटेंशन है। तो जो आपका कहा गया स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन है उसी का एक्सटेंशन होता है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो इस तरह से यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट होती है। बड़ी यूनिट है बट ये अच्छी यूनिट है। इसके बाद फिर हमारे पास बात आती है कि जब क्रिस्टल बाइंड करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं जो बहुत ही रेगुलर तरीके से अरेंज होकर के पूरा क्रिस्टल, पूरा सॉलिड बनाते हैं। फिर ये होता है कि आखिर ये जो बाइंडिंग होती है इसकी भी कोई वैल्यू होती है क्या। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हो गया आपका, बॉन्डिंग कैसे होती है, आपके आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, वंडरवॉल या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो जितने तरह के बॉन्डिंग्स हो सकते हैं वो हम लोग हो सकते हैं क्या, मतलब जो मेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपका ये होता है कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, वंडरवॉल लंडन इक्वेशन क्या होती है, रिपल्सिव इंटरेक्शन कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं इस लैटिस के लिए। फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कोहेसिव एनर्जी नाम की एक चीज़ होती है और कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड का जो होता है, बल्क मॉडुलस, ये 3-4 चीज़ें वहाँ पर निकाली जाती हैं। तो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स देखोगे, डेरिवेशंस यहाँ पर देखोगे। आयनिक क्रिस्टल की जब बात होती है तो वहाँ पर बात होती है कोहेसिव एनर्जी उनकी भी, और मेडुलम कांस्टेंट क्या होता है और कैसे हम मेडुलम कांस्टेंट को इवेल्युएट करते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए जनरली पूछा जाता है ज़्यादा। फिर आपके पास ये होता है कि जब कोई सॉलिड मटेरियल होता है और हम उसको हिट करते हैं, मान लीजिए हथौड़े से हिट किया तो उसके अंदर साउंड प्रोपोगेट करती है। तो यानी कि उसके अंदर जो क्रिस्टल एटम होते हैं वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं, लैटिस वाइब्रेशन का क्या मॉडल है, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक है तो कैसा मॉडल है, डाई एटॉमिक चेन है तो वो कैसा होगा। बहुत ही मैथमेटिकल रिच ये हिस्सा होता है। फिर आपके पास होता है डिस्पर्सन रिलेशन कैसे निकालते हो, कॉस्टिक ऑप्टिकल ब्रांचेस क्या होती हैं, वो उसी मैथमेटिक्स से निकल के आती हैं। फिर आपके पास होता है कि आप फोनॉन्स, जैसे फोटोन होते हैं उसे यहाँ फोनॉन होते हैं। तो सॉलिड के अंदर जो साउंड होती है उसके क्वांटाइजेशन से हम फोनॉन कहते हैं। तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, लैटिस हीट कैपेसिटी क्या होती है, और फिर डुलोंग पेटिट लॉ क्या है, और फिर आगे आइंस्टीन ने कैसे वहाँ करेक्शन किया, और फिर आइंस्टीन के मॉडल में डिबाई ने कैसे करेक्शन किया। तो हम देखेंगे कि डुलोंग पेटिट के लॉ को आइंस्टीन ने मॉडिफाई किया, आइंस्टीन के लॉ को फिर डिबाई ने मॉडिफाई किया। स्पेसिफिक हीट भी वहाँ से हम निकालते हैं। और T3 लॉ है, T³ लॉ जो होता है
उसको भी हम निकालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल यूनिट होती है। यूनिट नंबर 3 जो है वो एक तरह से जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो जो आपके मटेरियल्स सॉलिड थे उनके अंदर जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी थी, थर्मल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, इनको समझाने के लिए एक थ्योरी बनाई थी ड्रूड ने। तो ड्रूड मॉडल सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। तो आप ड्रूड मॉडल पढ़ते हो, फिर वाइडमैन फ्रेंच लॉ क्या होता है, और फिर फर्मी एनर्जी कैसे हम बैंड थ्योरी की तरफ बढ़ जाते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं, हीट कैपेसिटी, आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, हॉल इफेक्ट क्या होता है, चाहे वो मेटल के लिए हो चाहे सेमीकंडक्टर के लिए हो। यहाँ से बैंड थ्योरी की शुरुआत होती है। ओरिजिन कैसे होती है, फिर ब्लॉक थ्योरम क्या होता है, फिर क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या है, जिसका डेरिवेशन आपसे लगभग हर साल 2 साल पे पूछते रहते हैं। इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, और कैसे होल सरफेस स्टेट और क्लासिफिकेशन को हम कैसे करते हैं बैंड के आधार पर। तो यहाँ से हमारे पास एक सिमुलेशन वगैरह जो आप लोगों ने किए हैं उनका भी एक क्वालिटेटिव आइडिया लेना होता है। सो ये आखिरी का पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये सिमुलेशन वाला, लेकिन शुरुआत का यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी यूनिट जो है आपकी उसमें काफ़ी कुछ मिक्स है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल के गुण, डाइलेक्ट्रिक और सुपर कंडक्टिविटी, ये सबको मिक्स होकर के आपके पास ये बना है। मैग्नेटिक में आपको समझना होगा कि डाया, पैरा, फेरो, फेरी जो मटेरियल होते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। ये 5 प्रकार के जो मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर वाले, उनको कैसे बांटते हैं। फिर लेंजवा थ्योरी क्या थी, लेंजवा कहते हैं इसको, तो लेंजवा थ्योरी क्या थी, डाया और पैरा मैग्नेटिक डोमेन क्या होते हैं, क्यूरी लॉ क्या है, वेस थ्योरी क्या है, और कैसे हम डोमेन की फेरो मैग्नेटिक डोमेन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आगे आपके पास एक टॉपिक आता है BH कर्व का, हिस्टैरिसीस कर्व का। हिस्टैरिसीस क्या होता है, कैसे उसके बेसिस पर हम सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल को बांटते हैं, और हिस्टैरिसीस लॉस से हम क्या और आइडिया निकाल सकते हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। दूसरे पोर्शन में आपके पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आता है। इसमें आपको खाली 3-4 चीज़ें पढ़नी है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी में आपको ये समझना होगा कि क्या अभी तक रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं जो अभी तक है कि भाई हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की क्या स्टेट है। इसके अलावा डिफेक्ट इन सॉलिड में क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट, कंसंट्रेशन, शॉर्टकी, फ्रैंकलिंग, ये उतना ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि कहा गया है इसमें कि रिसर्च जर्नल्स में जो रिसेंट पब्लिकेशन हुआ वो आपको पढ़ना है, बट आपको वो पूछते नहीं हैं आपसे, तो इसलिए डरिएगा नहीं। सिलेबस को थोड़ा हाई फाई बनाने के लिए कहा गया है। बुक की मैं बात कहूँ तो चार्ल्स किटल की बुक तो बाइबल है, इसकी सबसे पुरानी किताब है, आधुनिक भी है, मतलब है अच्छी किताब है, लेकिन आपको पढ़ने के हिसाब से बहुत चैलेंजिंग किताब हो जाएगी। आपको जो खरीद सकते हो बुक वो है एसओ पिल्लई की किताब। एसओ पिल्लई की जो किताब है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दैट इज़ द गुड बुक, उसको आप अपने किताबों को ले सकते हो, लाइब्रेरी से आप उसको ले सकते हो। दैट इज़ बस, इससे ज़्यादा और ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिफिकल्ट लोगों को लगता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। और बड़ा इसमें ईरान में न्यूक्लियर का बड़ा नाम भी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपकी जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें आप सबसे पहले बताओगे कि न्यूक्लियस का मास क्या होता है, उसके रेडियाई, चार्ज डेंसिटी, मैटर डेंसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, और कैसे बाइंडिंग एनर्जी का मास के साथ वेरिएशन होता है, ये सब होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मेन फीचर्स क्या है, फिर उस फीचर से आप न्यूक्लियर फिजन को कैसे और फ्यूजन को कैसे समझा सकते हो। न्यूक्लियर फिजन असल में एटम बॉम्ब के पीछे का कारण है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन के अंदर जो एनर्जी है या हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसकी फिजिक्स है। तो उसके बाद फिर आपको जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लॉट बनाते हो तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी आती है, वो आप ग्राफ देख लोगे। फिर आपके न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रोपोल क्या होते हैं, ये सब आपको निकालना होगा। और फिर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शंस जो होते हैं वो भी समझना होगा। इसमें एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लाइन में लिखी गई लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द सिस्टम विद द 2 न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन प्रॉब्लम। न्यूट्रॉन प्रॉब्लम पे पूरा बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको जरूर समझना होगा। यूनिट नंबर 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ द न्यूट्रॉन। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आप जाते हो तो फिर धीरे धीरे हम किसकी तरफ पहुंच जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी की तरफ। द थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन, अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, बीटा डिके की एनर्जेटिक्स मतलब बीटा की एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है वो आपको समझना होगा। बीटा के स्पेक्ट्रम देखोगे, न्यूट्रिनो की हाइपोथेसिस कैसे आती है, बीटा स्पेक्ट्रम से न्यूट्रिनो पार्टिकल की बात आती है, पैरिटी कैसे वहाँ पर वायलेट करता है। गामा डिके में आप देखो गामा रे एमिशन जब होता है तो एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस में उसकी काइनेमेटिक्स क्या होती है, मतलब किस तरह से वहाँ पर मैकेनिक्स के रूल फॉलो होते हैं। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारा क्रॉस सेक्शन का यहाँ फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपके पास आता है कि इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद द मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो गैस डिटेक्टर क्या होते हैं, जीएम काउंटर क्या होता है, प्रोपोर्शनल काउंटर्स क्या होते हैं, सेंटिलेशन डिटेक्टर्स क्या होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होती है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी एंड वर्किंग मेथड क्या होता है, रेजोल्यूशन कैसे आप निकालते हो, एक्सेलरेटर, डीसी, एसी, वॉन डी ग्राफ, जनरेटर, ये सब कैसे होते हैं, और लीनियर एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन को भी देखना होगा। तो बेसिकली इस पोर्शन में हम जो इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ उनको देखते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास लिक्विड, अब आपके पास न्यूक्लियस को समझाने के लिए कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए गए थे। जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, इन दोनों में से एक आता है हर साल। फिजन एक्सप्लेनेशन कैसे समझाए गए इन मॉडल से, कैसे आपने फिर आगे, और एक नोबल अवार्ड थ्योरी होती है सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, वो क्या होता है वो आपको समझाना है। फिर उस सेल मॉडल में ऑड एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट सबका मतलब क्या है, ये आपको समझाना होगा। ग्राउंड स्टेट, पैरिटी, ये सब कुछ यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी हैं। फिर कलेक्टिव मॉडल की भी छोटी सी बात आती है जिसको कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 है जो बेसिकली मॉडल्स के साथ जुड़ा हुआ है। यूनिट नंबर 4 जो होती है बच्चों, वो पार्टिकल के, एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ जुड़े होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रिनो भी होते हैं, क्वार्क्स भी होते हैं। तो पार्टिकल इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, बेसिक फीचर क्या है, पार्टिकल कैसे होते हैं, फेमिलिटी है, सिमेट्री कैसे होती है, कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, एनर्जी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के सब क्या होते हैं, लेप्टॉन नंबर, आइसोस्पिन स्ट्रेंजनेस, ये सब बेसिक चीज़ें हैं एलिमेंट्री पार्टिकल थ्योरी की। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क मॉडल क्या है, कलर क्या होते हैं, ग्लूऑन्स क्या होते हैं, और फिर आगे स्टैंडर्ड मॉडल की बेसिक चीज़ें। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की। यूनिट नंबर 4 बुक जो आपको समझनी है, एक जो बुक यहाँ पर नहीं दी गई है वो है घोषाल की किताब है। एक बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स बाय घोषाल, आपको वो देख लेनी है, या न्यूक्लियर फिजिक्स बाय दयाल, ये आपको एक किताब आप ले सकते हो। क्रेन तो खैर स्टैंडर्ड बाइबल टाइप की बुक है। अलावा इसके कोहेन है, लिली है, नॉल है, हेलमेट है, ग्रिफिथ ही अच्छी किताब है एलिमेंट्री पार्टिकल की। लेकिन अगर घोषाल की किताब लेते हो या तयाल की बुक लेते हो तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये इतना पर्याप्त रहेगा। इसके बाद फिर आपके पास आता है हमारे पास लेज़र एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। मैंने इसकी 1-2 यूनिट पढ़ाई हैं, लेकिन पूरा पेपर हम जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको लेज़र थ्योरी क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, उसकी थ्रेशोल्ड कंडीशन, उसकी रेट इक्वेशंस क्या होती हैं, 2, 3, 4 लेवल सिस्टम में कैसे काम होता है, लेज़र पावर, थ्रेशोल्ड, ऑप्टिमम आउटपुट कपलिंग कैसे लेते हो, लाइन ब्रॉडनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचुरल, कोलिजनल, डॉपलर, मतलब वो जो स्पेक्ट्रम की लाइनें होती हैं वो कैसे किस थ्योरी को फॉलो करती हैं। फिर रेजोनेटर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात होगी कि जो लेजर को बनाने के लिए जो कैविटी बनाते हैं उसकी बात होगी। तो बहुत ही टेक्निकल आपका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 में प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक नॉन लीनियर ऑप्टिकल इफेक्ट के ऊपर है जिसके ऊपर बहुत कम स्टडी मटेरियल्स है, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तो एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है नॉन लीनियर ऑप्टिकल इफेक्ट का, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे किया गया था, क्लासिकल थ्योरी क्या होती है नॉन लीनियर रिस्पॉन्स की, फिर जनरलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में, फिर क्या होती है पोलराइजेबिलिटी टेंसर की प्रॉपर्टी जो कि नॉन लीनियरिटी को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, फिर रियलिटी कंडीशन क्या होती है, इंट्रिंसिक सिमेट्री क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या है फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंसी की, और कैसे हमारी सिमेट्री सेकंड हार्मोनिक जनरेशन में अफेक्ट करती है, फेज मैचिंग से कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर आगे आता है बेसिक आइडिया ऑफ द सेल फोकसिंग। तो ये एक बहुत ही डेडिकेटेड रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है सेल फोकसिंग नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का। यूनिट नंबर 3 जो है वो आ जाती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर के साथ में। तो फाइबर्स कैसे मीडियम की तरह काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की प्रोफाइल, फिर मोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस कैसे हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, स्टेप इंडेक्स या ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में, वो सब कुछ यहाँ पर है। नॉर्मलाइजेशन फ्रिक्वेंसी वी पैरामीटर्स कैसे होते हैं, कैसे वो प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, फिर पल्स डिस्टर्बर्सन कैसे होता है, जब आप कोई लेजर पल्स डालते हो तो कैसे वो फैल जाती है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वहाँ से डिस्पर्सन शिफ्टेड और डिस्पर्सन फ्लैटेड फाइबर की बात आती है, फाइबर एटेन्यूएशन, मिस अलाइंड लॉसेस क्या होते हैं, और आखिर में फाइबर कैसे बनाते हैं और कैसे उनको कनेक्ट करने के लिए स्प्लाइसेस और कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल यूनिट फॉर द ऑप्टिकल फाइबर्स। आखिरी यूनिट है जो मिक्स टाइप की, इसमें कि ल्यूमिनेसेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप, मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस की बात होती है। बेसिकली एलईडी सोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, फिर कैसे वो एमिट करते हैं, उसके बाद फिर सरफेस एमिटिंग, लाइट एमिटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डबल हेट्रोजंक्शन एलईडी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी एमिशन प्रॉपर्टी कैसे, एफिशिएंसी को हम उसकी चेंज बढ़ा सकते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर्स क्या होते हैं, उनके मोड क्या होते हैं, उनके एक्शंस क्या होते हैं, और प्रिंसिपल क्या है ऑपरेशन फोटो डिटेक्टर्स का, मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं और कैसे कैसे डिटेक्टर्स यहाँ पर यूज होते हैं। इसके लिए मैं कोई बुक आपको नहीं बता सकता बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें बिखरी हैं इधर उधर की चीज़ें, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा एनालिसिस कि पेपर्स किस तरह से हैं आपके सामने, और 3 पेपर है तो आपको
बहुत जल्दी से ही बहुत लग करके इसमें पढ़ना होगा, ताकि आप ये तीनों पेपर टाइमली कंप्लीट कर लें और रेगुलर इसको पढ़ते रहें, तभी आपको ये कंप्लीट हो पाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।